बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने 6th लेक्चर में हाजिर हैं। पिछले सेंसेशन का जो लेक्चर था वो आप लोगों ने अटेंड किया। सेंसेशन के लेक्चर में हमने 5 सेंसेस के बारे में पढ़ा है और आज हम परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेंसेशन एंड परसेप्शन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। परसेप्शन जो है बेसिकली परसीव हम तभी करते हैं, किसी चीज़ को मीनिंग हम तब देते हैं जब हम सेंस करते हैं, तो इसलिए इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। सो दिस इज़ हाउ we are relating sensation and perception. First you sense and then you give meaning to whatever you have sensed. So perception is actually giving meaning to your sensations. Perception is our sensory experience of the world around us. It refers to the interpretation of what we take in through our senses. It involves both the recognition of environmental stimuli and actions in response to these stimuli. We gain information about properties and elements of the environment that are critical to our survival. अच्छा, अब क्या है परसेप्शन जो है वो आपके बेसिकली आप एनवायरनमेंट को रिकग्नाइज कर रहे हैं, आप जान रहे हैं, चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ एक्शंस को, और हम अपने सेंसेशंस के थ्रू ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और हमारे परसेप्शंस या हमारी सेंसेशंस दोनों चीज़ें क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपको जो है चीज़ों को सेंस करके उनको अगर आप मीनिंग देना नहीं जानेंगे, आप मुझे बताएं कि आप किस तरीके से लाइफ में पार्टिसिपेट करेंगे डिफरेंट इवेंट्स में। सिमिलरली आप अगर ख़तरे को नहीं जानते तो आप ख़तरे से कैसे भागेंगे? अगर आपको यही नहीं पता कि परसेप्शन में फॉर एग्जांपल आपको कोल्ड या हॉट फीलिंग हो रही है, तो आपको की बॉडी टेम्परेचर अगर डाउन हो रहा है, आपने कुछ सेंस किया, टेम्परेचर बॉडी का जो है वो लो जा रहा है क्योंकि आपका एनवायरनमेंट बहुत ठंडा है, तो आपने ये सेंस किया और आपने अपने आप को गर्म करने की कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन गर्म करने की कोशिशों में और सेंस करने के दरमियान एक प्रोसेस था। वो प्रोसेस ये था कि आपके पास ये मालूमात थी कि एक तो ये कि अगर मुझे इसी तरह ठंड लगती रही तो मैं नमूनिया का शिकार भी हो सकता हूँ, मेरे लिए बहरहाल ये नुकसानदेह है। और उस प्रोसेस में आपको ये भी पता था कि अगर मैं इसी तकलीफ़ में रहा तो मेरे लिए ये तकलीफ़ बढ़ती जाएगी और ये मेरे लिए मेरे सर्वाइवल का भी मसला बन सकता है। यानी ये एक इमीडिएटली लाइक आप ये कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है आपके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि आप सेंस कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं और लाइफ को एक जिसको कहते हैं बैलेंस तरीके से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। द परसेप्चुअल प्रोसेस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। जैसे कि हम प्रॉपर एक जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, एक एक करके तमाम प्रोसेसेस के तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उसके बाद आप कुछ परसीव करते हैं। The perceptual process is a sequence of steps that begins with the environment and leads to our perception of a stimulus and an action in response to the stimulus. This process is continual, but you do not spend a great deal of time thinking about the actual process that occurs when you perceive the many stimuli that surround you at any given moment. क्या steps involved हैं इसमें? Environmental stimulus, बाहर के फैक्टर्स जो हैं, एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो हैं, अटेंडेड स्टिमुलस, जो चीज़ें आपने अटेंड की आपकी अटेंशन में हैं, इमेज ऑन द रेटिना, आपके रेटिना पे जो इमेज आ रहा है, जो आपके सामने है, जो आपके फोकस में है। ट्रांसडक्शन आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ ट्रांसडक्शन, जो न्यूरल इम्पल्स आपकी जा रही है। न्यूरल प्रोसेसेस, परसेप्शन, रिकॉग्निशन, एक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। इनको हम देखते हैं वन बाय वन कि क्या इसके इनके मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ एनवायरमेंटल स्टिमुलस? नाउ क्या चीज़ है एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट किस चीज़ से मिलके बना है? एनवायरनमेंट the world is full of stimuli that can attract our attention through various senses. The environmental stimulus is everything in our environment that has the potential to be perceived. This might include anything that can be seen, touched, tasted, smelled, or heard. For example, imagine that you are out on a morning jog at your local park. There are a wide variety of environmental stimuli that might capture your attention.
the swaying tree branches, a man is out on the grass, a car with music blaring, a duck in a nearby pond. These things may serve as a starting point for the perceptual process. अब जनाब आपका परसेप्चुअल प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है अगर, तो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप वॉक के लिए निकले, जॉग के लिए निकले, और आपकी क्या क्या चीज़ें आपके फोकस में आई, आपने देखा आपके पास आपका नज़र ट्रीज़ पे पड़ी, ट्रीज़ हैं और कुछ लोग हैं इर्द गिर्द आपके, और कार है जो कि बहुत तेज़ी से म्यूज़िक बजा के गुजर गई, और डक है जो कि एक पॉन्ड में वॉक कर रही है या तैर रही है, और डक जो है वो दैट इज लाइक पॉन्ड है, डक है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपके कितने सेंसेस इसमें इन्वॉल्व हुए, आपका जो जिसमें कि आपने ब्रांचेस को देखा, ट्री को देखा, आपका सीइंग विजन का सेंस इन्वॉल्व हुआ, जिसमें कि आप ने क्राउड को देखा, लोगों को आपने अटेंड किया, उसमें भी विजन हुआ। कार विद म्यूजिक ब्लेयरिंग का ये हुआ कि जी आपने ऑल्दो के उस कार को नहीं भी देखा तो आपके कानों ने सेंस किया कि गाड़ी गुजरी है जिसके में कि एक म्यूजिक लगी हुई थी, और विजन के थ्रू आपको करीब एक डक भी नजर आ गई। ठीक है, तो ये सब, अगर आप चल रहे हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि पार्क में जो जमीन है, आप घास पे चल रहे हैं तो आपको नरम फीलिंग हो रही है, आप जो है वो तारकोल की सड़क पे चल रहे हैं तो उस पे आपको हार्ड फीलिंग हो रही है, तो आपको थोड़े से सेंस आपकी स्किन भी दे रही है कि आपकी जो सरफेस है जिस पर आप वॉक कर रहे हैं, इस पर वॉक हार्डर है या स्मूथ है। तो ये आपको ओवरऑल आपके एनवायरनमेंट जो है, एनवायरमेंटल स्टिमुलस आपको पहली आपकी जो परसेप्शन है वो आपका एनवायरमेंटल स्टिमुलस दे रहा है, और ये तमाम चीज़ें जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, दे आर द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रोसेस विच इज़ इन्वॉल्व इन योर परसेप्शन, जो कि हम स्टडी कर रहे हैं। नाउ द सेकेंड इज द अटेंडेड स्टिमुलस। अब देखें, इतनी सारी चीज़ें थी, दरख्त था, आपका एक आदमी पे आपकी नज़र पड़ी जो कि घास पे बैठा हुआ है, वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ चीज़ें जिन पर आपकी नज़र नहीं पड़ी जबकि वो मौजूद हैं। तो नंबर 2 is the attended stimulus. The attended stimulus is the specific object in the environment on which our attention is focused. जैसे कि अभी मैंने पिछली आपको एग्जांपल दी थी ना कि आप इस वक्त इस रूम में बैठे हुए हैं, मगर आपका फोकस मेरा लेक्चर है। इस लेक्चर के दौरान अगर या तो कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ हो गई जिसमें कि आपकी अटेंशन मुझसे हटके किसी और तरफ चली गई, जैसे कि अचानक एक दरवाज़ा खुला और कोई आपका साथी आपके साथ आके बैठने लगा, तो ये आपके अटेंशन में आ जाएगा। लेकिन कोई साथी आपके पिछला दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ है और आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, और हम पीछे वाले दरवाजे पे ना हमें साउंड सुनाई दी, ना हमें उसके आने का पता चला, और वो कब वहां पे बैठ गया हम नहीं जानते, वो हमारे फोकस में नहीं आया ड्यू टू वन रीजन कि जी उसके आने की आवाज हमें नहीं आई, ना हमारे विजन में आया वो, क्योंकि वो पीछे से आया था। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको हम जो चीज़ों को अटेंड करते हैं, जिन चीज़ों को हम फोकस करते हैं, वो हमारा अटेंडेड स्टिमुलस होता है और उसको हम परसीव भी करते हैं, राइट। और in many cases we might focus on stimuli that are familiar to us, such as the face of a friend in a crowd of strangers at the local coffee shop. Now, this is so obvious. Let's imagine that during your morning job you focus your attention on the duck floating in the nearby pond. The duck represents the attended stimulus. उसकी तरफ आपकी नज़र चली जाएगी, और इतने सारे क्राउड में आप अपने दोस्त का चेहरा, आप अपने घर वालों का चेहरा तो पहचान लेंगे, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि कल का जो क्राउड था उसमें से सब लोग आपके सामने आएंगे, ज़रा पहचाने कि इनमें से कौन से लोग कल मौजूद नहीं थे। ठीक है, कल के क्राउड में से चेहरा पहचानना है, कुछ आपको प्रेजेंट किए जाएं वो लोग जो कि कल के क्राउड में आपने देखे और उनको फोकस कर लिया, तो मोस्ट प्रॉब्ली जिनको आप जानते होंगे या जिनसे आप एक दो दफ़ा मिले होंगे या जिनके ऊपर कोई बहुत अनयूजुअल चीज़ होगी जो कि आपकी अटेंशन का बायस बनी होगी, उनको तो आप अटेंड करके परसीव कर लेंगे और बता देंगे कि ये क्राउड में कल शामिल था। लेकिन अगर आप उनको नहीं जानते होंगे तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, यू कैन नॉट टेल कि एग्जैक्टली ये शामिल था या नहीं शामिल था। द थर्ड इज द इमेज ऑन द रेटिना, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके विजन से है।
the attended stimulus is formed as an image on the retina. The first part of this process involves the light actually passing through the cornea and pupil and onto the lens of the eye. The cornea helps focus the light as it enters the eye, and the iris of the eye controls the size of the pupil in order to determine how much light to let in. The cornea and lens act together to project an inverted image on the retina. ठीक है, अब रेटिना पे जो आपका इमेज पड़ रहा है दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, कि वो इमेज आपका किस तरह पड़ रहा है, और उस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं. अपने पिछले लेक्चर में भी हमने रिपीट किया, इसमें भी हम बता रहे हैं कि किस तरह लाइट फॉल करती है आइरिस पे, प्यूपल, और उसके बाद रेटिना पे इन्वर्टेड अपवर्ड डाउन इमेज जाता है और उससे वो ब्रेन को सिग्नल देता है. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. ये ट्रांसडक्शन भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जिसमें के रॉड्स एंड कोन्स आर इन्वॉल्व्ड, और द इमेज ऑन द रेटिना इज देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. जो हमने बताया व्हाट इज ट्रांसडक्शन, the conversion of the image on the into a electrical signal. nerve impulse में जो वो convert होता है in a form of जिसको आपने कहा था कि it is in a form of a impulse. So when it is converted into electrical signals, it is known as transduction. This allows the visual messages to be transmitted to the brain to be interpreted. अब interpretation का काम तो ब्रेन का है ना, तो फिर वो इंटरप्रिटेशन जो होगी वो हमारी परसेप्शन होगी. द रेटिना कंटेन्स मेनी photoreceptor cells. These cells contain proteins known as rods and cones. आपको इन स्ट्रक्चर्स की लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि रॉड्स एंड कोन्स क्या होते हैं. ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मौजूद हैं आपके रेटिना के अंदर, और ये स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स मेड फॉर द विजन एरिया, एंड दीज आर मेड अप ऑफ सम proteins. Rods are primarily for seeing things in low light, while cones are associated with detecting color and shapes at normal light levels. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, rods and cones contain molecule retinal which transduce light into visual signals that are transmitted via nerve impulse to brain. ठीक है, ये आपका इस तरह से प्रोसेस चल रहा है. Now number 5, that is the neural process which is involved again in perceptual processing. न्यूरल प्रोसेसिंग भी इन्वॉल्व है. ये कमोबेश हमारी रिपीटिशन है पहले और सेकंड जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है उस लेक्चर की, और अपना परसेप्शन के सेंसेशन के हवाले से जो हमने लेक्चर दिया था उसकी रिपीटिशन है. नाउ वी कैन से दैट व्हाट इज न्यूरल प्रोसेसिंग इट इज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट अंडरगो न्यूरल प्रोसेसिंग. द पाथ फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर सिग्नल डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल इट इज, दैट इज एन ऑडिटरी सिग्नल और अ विजुअल सिग्नल. Through the series of interconnect neurons located throughout the body, electrical signals are propagated from the receptor cells to the brain. In our previous example, the image of duck floating in the pond is received as light on the retina, which is then transduced into an electrical signal and then processed through the neurons in the visual network. ठीक है ना, वही एग्जाम्पल से इन्होंने हम समझाते हैं आपको कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं दैट जो हम रेटिना पे इमेज रिसीव करते हैं दैट विल कन्वर्ट इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर किसी न्यूरल एक्टिविटी के प्रोसेस में गुजरता है ना. जैसे कि न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं तो उस प्रोसेस में गुजरते हैं, जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था डेंड्राइट सेल बॉडी वगैरह जिसमें इन्वॉल्व थे आपके, और न्यूरॉन स्टिमुलेशन हुई थी और वो एक इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन के पास पहुंचते हैं. अब ये जो पाथ फॉलो करते हैं जो कि कोई भी सिग्नल फॉलो करता है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल इट इज, यानी कि वो ऑडिटरी सिग्नल है कि विजुअल सिग्नल है, उस पाथ किस पाथ को वो फॉलो करेंगे. थ्रू द सीरीज ऑफ इंटरकनेक्ट न्यूरॉन्स लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी, दीज सिग्नल्स आर just generated from the receptor cells to the brain. तो इस पाथ को जो फॉलो वो करते हैं डिपेंड कर रहा है उस सिग्नल पे, आइदर वो ऑडिटरी है या वो विजुअल है. और हमारी जैसे प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, हमारा विजुअल जो सिग्नल था वो एक्टिव हुआ था. हमने एक डक को देखा और उस देखने पे हमने उसको परसीव किया, पॉन्ड में एक डक है जो कि उसमें फ्लोट कर रही है.
नंबर 6 जो कि हम पढ़ भी रहे हैं, हमारे चैप्टर का भी नाम है परसेप्शन. परसेप्शन इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेस में इन्वॉल्व है. परसेप्शन इज बेसिकली इट्स गिविंग मीनिंग टू योर सेंसेशंस. इट इज द मीनिंग विच यू गिव टू द सेंसेशन. और इस वक्त आप ये लेक्चर सुन रहे हैं और आपके कमरे में कोई आ जाए, कोई भी आके इमीडिएटली क्या सोचेगा कि इस वक्त लेक्चर सुना जा रहा है. वो शख्स जो कि लेक्चर से फेमिलियर है वो बहुत आसानी से इस बात को परसीव कर लेगा, समझ लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा कि इस वक्त यहाँ पर एक लेक्चर जारी है जो कि विजुअल जो आपका वर्चुअल कैंपस है उसकी जानिब से हो रहा है. क्योंकि अगर आप इसको स्क्रीन पे सुन रहे हैं तो आपको आपका टीवी उसको बता देगा कि दिस काइंड ऑफ लेक्चर्स आर गिवन ऑन सच सिचुएशंस इन सच what you call it that at these kind of situations हम ये इससे जज करेंगे या हम इससे ये परसीव करेंगे कि ये एक लेक्चर है जो कि स्क्रीन पे सुना जा रहा है. इट मीन्स कि ये इट माइट बी फ्रॉम सम काइंड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग है या ये पार्ट ऑफ वर्चुअल लर्निंग है, किसी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का अरेंज कराया हुआ है वगैरह वगैरह. लेकिन अगर उसका ऐसा कोई एक्सपीरियंस पहले नहीं हुआ तो वो इसको क्या मीनिंग दे सकता है? वो सिर्फ जस्ट एक मीनिंग दे सकता है कि ये कुछ ये एक लेक्चर है जो कि शायद टीवी पे आ रहा है. ठीक है. परसेप्शन समटाइम्स डिपेंड्स ऑन योर past experience, and perception most of the time depends on how you are taking your past experiences and giving meaning to them in the present situation. So आपका मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो रहा है कि अपने एक्सपीरियंसेस को ले लेके आप परसीव कर रहे हैं और मीनिंग दे रहे हैं अपनी सेंसेशंस को. Here we actually perceive the stimulus object in the environment. It is at this point that we become consciously aware of the stimulus. Let's consider our example in which we imagined that you were out for a morning jog in the park. At the perception stage, you have become aware of that there is something out on the pond to perceive. आपने जब आप पहली स्टेज पर थे ना, फर्स्ट स्टेज पे, तो आपने फर्स्ट स्टेज पे देखा कि कोई चीज़ है जो कि इन द पॉन्ड है और यू जस्ट परसीव इट. और उसके बाद आपने उसको रिकग्नाइज करने के बाद आपने उसको मीनिंग दे दिया था. ओह, इट्स अ डक. बेसिकली रिकग्निशन, इसका जो 7th हमने बात की थी, वो परसेप्शन डजंट जस्ट इन्वॉल्व बिकमिंग कॉन्शियसली अवेयर ऑफ द स्टिमुलस. अवेयर होना इज मतलब मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप किसी चीज़ को रिकग्नाइज भी तो कर सकते हैं ना. या इस वक्त इस कमरे में कोई एक ऐसी चीज़ आ जाए जिसको कि मैंने कभी ना देखा हो, कोई ऐसा छोटा सा इंसेक्ट, कोई ऐसा जानवर जिसको पहले मैंने कभी ना देखा हो, तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे कोई जानवर नुमा चीज़ आ गई है. मैं उस जानवर को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं उसको जानवर नुमा इसलिए कहूंगी कि वो कुछ उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जानवर से मिलती जुलती हैं. सिमिलरली आपके पास इस वक्त एक गुड एग्जाम्पल ये हो सकती है कि जैसे कि मैं बार बार आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि क्लासरूम और लेक्चर की है, बट इट इज़ एन अनयूजुअल लेक्चर रूम. ये इट्स नॉट यूजुअल. सो बट द लेक्चर गोइंग ऑन एंड द स्टूडेंट सिटिंग इन एंड दे आर लुकिंग एट me and they are just trying to make their notes. It might make somebody believe that there is some kind of lecture going on. किसी किस्म का कोई लेक्चर हो रहा है जिसको कि सब लोग टीवी पे सुन रहे हैं, बट स्पेसिफिकली उनका कोई अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इसको बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे. तो इट डिपेंड्स कि आपने रिकग्नाइज कैसे किया उस सिचुएशन को. आपको परसेप्शन अलोन, एक स्टिमुलस को अलोन अटेंड कर लेना इज नॉट ओनली द परसेप्चुअल प्रोसेस, बट रिकग्नाइजिंग इट makes the perceptual process complete. You perceive and give meaning once you recognize. After going through all the steps, then you are recognizing. And our ability to interpret and give meaning to the object is the next step, which is recognition. It is at the recognition stage of the perceptual process that you realize that there is a duck floating on the water. पहले लम्हे में आपको लगा कोई चीज़ आपने देखा और कोई चीज़ आपको फ्लोट करती नजर आई, लेकिन अगले लम्हे में ही आपने रिकग्नाइज किया और कहा कोई चीज़ नहीं बल्कि डक. और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अगर आपको इमीडिएटली कोई पूछे कि वहाँ पर क्या चीज़ वो कर रही है, फ्लोट कर रही है, तो आप इमीडिएटली बताएंगे कि डक फ्लोट कर रही है. तो इतनी जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ और आपने मीनिंग दे दिया किसी चीज़ को.
ठीक है। नाउ एक्शन, अब सारा कुछ हो गया, मीनिंग भी दे दिया, परसीव भी कर लिया, रिकग्नाइज भी कर लिया, एनवायरमेंटल स्टिमुलस भी आपने ले लिया, उसके बाद आपने रिकग्नाइज करने के बाद क्या रिस्पांस दिया। अब एक्शन की बात हम बार बार कर रहे हैं, बिहेवियर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो मैं बार बार याद दिलाऊं, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ जी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो बिहेवियर क्या है, वो एक्शन, वो चीज जो आपने परसीव करने के बाद जो बिहेवियर शो किया, जो एक्शन शो किया। द फाइनल स्टेप ऑफ द परसेप्चुअल प्रोसेस इन्वॉल्व्स सम सॉर्ट ऑफ एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलस। बिहेवियर आपका खामोश रहने की सूरत में भी हो सकता है, दैट इज साइलेंट बिहेवियर, और आपका मुस्कुराने की सूरत में भी हो सकता है कि अगर आपको अच्छा लगा आप मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। और आपका किसी को एक्सप्लेन करने की यानी टॉकिंग बिहेवियर भी हो सकता है कि आपने मोबाइल उठाया और किसी को कॉल किया और कहा कि मैं एक बहुत खूबसूरत जगह पे जॉगिंग कर रहा हूँ जहाँ पर ये मनाजिर देख रहा हूँ। और आपका बिहेवियर ये भी हो सकता है कि आप उस जगह से मूव कर जाएं और आप सिर्फ सोचते हुए मूव करें, थिंकिंग करते हुए, एंड दैट इज अ थिंकिंग बिहेवियर। आप ये सारे मनाजिर देखते हुए कुछ सोचें कि ये डक जो है ये कितनी दूर जाएगी, ये कितनी देर फ्लोट करेगी, ये ग्रास जो है इस जगह की क्यों जली हुई है, इस जगह पे क्यों इतनी ग्रीन ग्रास है, मे बी आप सोचते हुए आगे जाएं, इट्स द थिंकिंग बिहेवियर। और एक्शन इज एक्चुअली what you have perceived, recognized, and now what you are doing with that recognition. This could involve a variety of action, such as turning your head for a closer look or turning away to look at something else. We may wish to move towards the duck as an action. ठीक है, हम उससे गुजर भी सकते थे, हम उसके पास जाके उसको देख भी सकते हैं। So ये जो हम चीजों को मीनिंग देते हैं तो इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। एक तो ये कि परसीवर की अपनी रीजन हो सकती है, और एक जो सिचुएशन जो जिसमें आप परसीव कर रहे हैं वो हो सकती है। तो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस योर परसेप्शन, आपकी परसेप्शन, मेरी परसेप्शन, उसके सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, इस वक्त आप क्या परसीव कर रहे हैं, आप ये परसीव कर रहे हैं कि एक टीचर बैठी हैं जो आपको लेक्चर दे रही हैं, एंड दिस इज द लेक्चर अबाउट साइकोलॉजी एज वी वर स्टडिंग साइकोलॉजी, दिस इज अवर 6th क्लास और दिस एंड दैट। आप ये परसीव कर रहे हैं, और मैं क्या परसीव कर रही हूँ, ये मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो कि मेरा परसेप्शन है कि मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और मैं ये परसीव कर रही हूँ कि मेरा ये लेक्चर परसेप्शन के ऊपर है, और मुझे अपना मुझे यूं लग रहा है कि आपको, फॉर एग्जांपल परसेप्शन में मैं मेरे लिए जो रियलिटी है वो ये कि मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं और मैं बोल रही हूँ, और आपके लिए ये रियलिटी है कि आप के सामने टीचर हैं और आप सुन रहे हैं। तो मेरी और आपकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, और हमारा जो परसीवर्स हैं हम लोग ऑन डिफरेंट लेवल्स डील कर रहे हैं। व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ organization of perceptions now? How the manner in which stimuli are arranged, that is grouped, in addition to their individual characteristics, also affects their perception. Important stimulus characteristics that affect the organization of stimuli and their perception include the following: similarity, nearness, closure, continuity, common fate. ये 5 चीजें हैं जिनकी बेसिस पे हम कुछ परसीव करते हैं। These concepts were given by a psychologist, जो कि बहुत इसके लॉज को और इसके रूल्स को आज तक यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट फील्ड्स। और सिमिलैरिटी का जो लॉ है उसके मुताबिक ये प्रिंसिपल है कि जो सिमिलर चीज़ें होती हैं ह्यूमन आई उसको देख के, और ह्यूमन जो हैं वो उसको परसीव ये करते हैं कि दे, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लुक एट दिस फिगर विच इज शोन, यू कैन सी कि आप एकदम से आइडेंटिफाई करोगे कि 3 रोज बनी हुई हैं, और 3 रोज मैरून हैं और 3 जो हैं वो येलो हैं। या आप इसको यूं परसीव करोगे इमीडिएटली कि ये स्क्वायर्स हैं सारे जिसमें कि येलो और रेड की रोज मिल रही हैं हमें। The principle of similarity states that things which share visual characteristics such as shape, size, color, texture, value or orientation will be seen as belonging together. Similarity means there is a tendency to see groups which have the same characteristics. For example, there are 3 groups of red squares and 3 groups of yellow squares arranged in lines. Due to similarity, all are making a group and making a square.
ठीक है। सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम इसको इस तरह से परसीव करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। एक और जो प्रिंसिपल है जो कि अप्लाई होता है हमारी परसेप्चुअल प्रोसेस पर या हमारी परसेप्शन पर, दैट इज दैट स्टिमुलाई दैट आर नियर वन अनदर टेंड टू बी ग्रुप टुगेदर। जो स्टिमुलाई करीब हैं वो ग्रुप कर दिए जाते हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल, stars near one another are sometimes seen as a pattern or constellation, which is not the case for stars that are far apart। जैसे आपने देखा हुआ है ना कि वो पोलर बियर बनाते हैं हम, आप ऊपर देखें आसमान को रात को तो आपने सितारों को ग्रुप्स में बना लिया है ना, कि ग्रुप में ये देखें ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और उसके बाकायदा नाम होते हैं। और इस पे बड़े काम हो रहे हैं कि जी ड्यू टू देयर नियरनेस हम उनके डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो हमें पता चलेगा कि हम वो सितारों को ग्रुप में डाल रहे हैं जिनका के डिस्टेंस करीब तरीन था। करीब तरीन चीज़ों को हम ग्रुप करते हैं, ग्रुप करके, और ग्रुप हम इस बेस पे करते हैं कि वो नियर होती हैं। फिर हमारा एक लॉ बनता है क्लोजर का, वही नियरेस्ट और या क्लोजर आपके हैं, काफी हद तक ये दोनों मिलते जुलते हैं। देयर आर द टेंडेंसी टू क्लोज सिंपल फिगर्स if there lays some missing information. This results in an effect of filling in missing information or organizing information which is present to make a whole. For example, in these images the circle is incomplete, but the viewer will consider it a circle as by filling in the missing portion in mind. देखा, ये आपको आप अब जरा पीछे जाएं और याद करें, अपनी मेमोरीज को थोड़ा सा झंझोड़ें तो आपको याद होगा कि मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का के कुछ प्रिंसिपल्स थे, जिसमें एक प्रिंसिपल था लॉ ऑफ, जो प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, जिसमें कि हम में ये टेंडेंसी मौजूद है ह्यूमन बींग्स में, चीज़ों को हम कंप्लीट करके क्लोजर के उसमें कंप्लीट करके हम उनको और फिर हम उनको मीनिंग देते हैं। जैसे कि ये आप देख लें पोलर बियर, आपको ये इट्स जस्ट नॉट कंप्लीटेड ओवरऑल, इसको पूरा बना हुआ नहीं है ये, लेकिन हमें पता है कि ये पोलर बियर है। ये आपको सर्कल नजर आ रहा है दूसरी फिगर पे। सर्कल आपको क्यों नजर आ रहा है? इसलिए कि आपको इन दीज इमेजेस इट्स इनकम्प्लीट, बट आपकी कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है सर्कल के साथ, जिसमें कि सर्कल इसी तरह का होता है, और हम मिसिंग इन्फॉर्मेशन को उसमें ये जरूर कह सकते हैं कि एक सर्कल है जिसका बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, ऊपर एक थोड़ी सी लाइन कट हुई है, लेकिन ये सर्कल है। हालांकि ये सर्कल की डेफिनेशन पे पूरा तो नहीं उतर रहा, बट हम इसको कंप्लीट करके पेश कर रहे हैं। कंटिन्यूटी मीन्स दैट वी डू लुक एट ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोजर टुगेदर एज हैविंग स्मूथ मूवमेंट्स। Continuation occurs when the eye is compelled to move through one object and continue to an other object. ठीक है, कंटिन्यूटी पे हम लोग जो है वो फोकस कर सकते हैं, और हमारे परसेप्चुअल प्रोसेस में हम बड़े आराम से कंटिन्यूटी को जो है जो चीज़ें क्लोजर हैं और आई के लिए बड़ा आसान होता है कि कंटिन्यूटी में चीज़ को देखें। फॉर एग्जाम्पल, लुकिंग एट द पिक्चर A to O you can see and O to D, just look at it, are two lines। ठीक है ना, हैं तो ये दो लाइनें। Similarly C to O and O to B are two lines। The principle of continuity predicts the preference for continuous figures। We perceive the figure as two crossed lines instead of four lines meeting at the center। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने इसको फोर लाइन्स के तौर पे जो है वो परसीव किया था? Majority of you perceived it in two lines। Common fate, ये भी एक perceptual process में शामिल है और element है जो influence कर रहा है आपकी perception को। Elements with the same moving direction are perceived as a collective or unit। They have common fate as they seem to be moving in same direction। The brain will mentally group items all pointing in the same direction। For example, in this image we perceive that both the lines are moving in same direction, डाउनवर्ड और अपवर्ड। देखें, आप इमीडिएटली आपको देखते ही ये लग रहा है कि ये दोनों इकट्ठे मूव कर रही हैं। क्यों? कॉमन फेट है, दोनों की एक ही डायरेक्शन है। दिस इज द वे वी आर परसीविंग। हमने चीज़ों की ग्रुपिंग के बारे में जिस तरह से हमने कहा कि इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड आवर ब्रेन्स ट्राई टू सी पैटर्न्स और शेप्स दैट आर रिकॉग्नाइजेबल। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग। सो ग्रुपिंग जो है वो हम ऑल टुगेदर जो है
चीज़ों को ग्रुप्स में देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फिगर आपके सामने है, इसमें हम देख रहे हैं कि कितने ट्रायंगल्स मौजूद हैं और कितने सर्कल्स मौजूद हैं, जबकि अगर हम गौर से देखें तो इसमें ट्रायंगल कंप्लीट नहीं किए गए हैं। और फिर भी हमारा जो ब्रेन है, हमारे लिए आसान है इसको रिकग्नाइज करना in the form of shapes. Let's watch a movie which will just give you an idea about how we organize the elements of perception. It's very interesting to watch. Just watch this movie. आप लोगों ने ये मूवी देखी और आप लोगों ने देखा कि कितने इंटरेस्टिंगली ये ह्यूमन जो है वो काम कर रहे हैं, और उसमें जो है इतनी डिफरेंट शेप्स, बार बार हमें कभी फ्लावर की शेप, कभी ट्रायंगल, कभी जो है वो डिफरेंट जो है वो हेक्सागोनल फॉर्म में वो कर रहे हैं, अपने स्टेप्स ले रहे हैं। हमें जो चीज़ हम परसीव कर रहे हैं इस मूवी में, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स हैं, जबकि वो मुख्तलिफ स्टेप्स करते हुए ह्यूमन जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारी परसेप्शन शेप्स में आ रही है। हाउ वी आर ग्रुपिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दिस एलिमेंट ऑफ परसेप्शन, दिस वाज ऑल अबाउट in this kind of video which you have just watched. Now, types of perception. The manner in which stimuli are arranged, that is grouped in addition to their individual characteristics, also affects their perception. Important stimulus characteristics that affect the organization of stimuli and their perception include the following: self-perception, depth perception, movement perception, person perception, object perception. इस सेल्फ परसेप्शन पे जिस तरह के आप देख रहे हैं कि कैट अपने आप को शीशे में देख रही है और जो उसको इमेज नज़र आ रहा है वो एक लॉइन का है, तो दिस इज सेल्फ परसेप्शन. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच पीपल डेवलप अ व्यू ऑफ देमसेल्व्स. इट इज़ डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन विद इन डिफरेंट ग्रुप्स. आप डिफरेंट ग्रुप्स में जो आपका इंटरेक्शन है उसकी वजह से आपने अपने बारे में एक इमेज कायम किया, अपने आप को सेल्फ परसीव, आप उस ग्रुप की वजह से जिसमें आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके एक अपने बारे में परसेप्शन बनता है. और इट हैज़ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स: सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ प्रेजेंटेशन. व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट? सेल्फ कॉन्सेप्ट refers to how someone thinks about or perceives themselves. You see yourself as a lovable and worthwhile person. You feel uncertain and uncomfortable about yourself. You fear possible rejection. Self-identity is the mental and conceptual awareness of strengths and weaknesses. ठीक है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि आपको आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से दूसरों की राय से मुतासिर हो रहा है. सेल्फ कॉन्सेप्ट, हाउ अदर्स सी यू इज not important, how you see yourself means everything.
सो ये आपने अपने बारे में सोचा हुआ होता है, बट एक्चुअली इट इज़ मेड फ्रॉम परसीविंग योर सेल्फ समटाइम्स फ्रॉम other perspectives. Similarly, ये बड़े closely related हैं. Self esteem आपकी emotional dimension of self perception, positive and negative judgment people have of themselves. People with low self esteem tend to be unsuccessful, do not adapt well to stressful events. Those with high self esteem have the opposite experiences. तो self esteem अच्छी होना कितना ज़रूरी है, अपने बारे में अच्छा सोचना. और अगर किसी बेसिकली सेल्फ एस्टीम जो है दैट इज रिलेटेड टू सो मेनी सक्सेसफुल स्टोरीज विद योर लाइफ. सो इफ यू आर हैविंग अ गुड सेल्फ एस्टीम देन यू आर हैविंग अ सक्सेसफुल लाइफ इवेंट्स. सो और सेल्फ एस्टीम को बेहतर बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किस तरह से हो सकता है, क्योंकि इसमें दूसरे इन्वॉल्व हैं, इसमें दूसरे ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं. एंड योर इमेज विच दे आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ एस्टीम. सो इट्स मच बेटर कि आप उनके इमेज को बेहतर बनाएं. अब सेल्फ प्रेजेंटेशन एक चीज़ आ जाती है. द सेल्फ प्रेजेंटेशन इज basically behavioral strategies which people use to affect how others see them. गोल्स ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन क्या क्या हो सकते हैं. हम ये वो स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, जैसे कि आप लोग जब अपनी प्रेजेंटेशंस में जाते हैं तो आप अपनी प्रेजेंटेशंस को बेहतर से बेहतर बनाने की और अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं उस काम को जो आपने किया होता है. सिमिलरली आप रिटन प्रेजेंटेशन के जरिए अपने एग्जाम्स में बेहतर से बेहतर काम को प्रेजेंट करते हैं. कोशिश यही करते हैं ना आप लोग कि आपने जो पढ़ा है रात को वो सुबह अच्छे तरीके से पेपर्स पे ट्रांसफर कर दें ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए. बाज़ लोगों को इसमें बहुत, जिसको कहते हैं ना, उनकी सलाहियतें बहुत अच्छी होती हैं जो कि सेल्फ प्रेजेंटेशन में के हवाले से बहुत अच्छी होती हैं, जो उनको कामयाबी करवाती हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द जिसको हम कहें कि आपकी स्ट्रेटजीज हैं जो कि परसेप्शन में हम काम करते हैं. अफेक्ट अदर पीपल इंप्रेशन टू विन देयर अप्रूवल, इंक्रीज द पर्सन इन्फ्लुएंस इन अ सिचुएशन, एंश्योर दैट अदर्स हैव एन एक्यूरेट इंप्रेशन ऑफ द पर्सन. वही इंप्रेशन हो या एक्यूरेट हो या अच्छा इंप्रेशन हो उस पर्सन का. लेट्स सी दिस, वॉच दिस मूवी एंड यू विल सी कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है, समटाइम्स योर परसेप्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट अदर्स से एंड बिलीव अबाउट आवरसेल्फ. तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह हमारे हेड में, हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें हैं अपने बारे में. अगर हम ये सुन रहे हैं कि वी आर वर्थलेस, वी आर नॉट लवेबल, नोबडी केयर्स अबाउट अस, ये देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं और एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, तो हमारी सेल्फ परसेप्शन अपने बारे में क्या होगी, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी ख़राब होगा, हमारा सेल्फ एस्टीम भी डाउन हो जाएगी और हमारी सेल्फ प्रेजेंटेशन पर भी अफेक्ट पड़ेगा. तो ये तीनों चीज़ें हमारी इस चीज़ से मुतासर होंगी. और क्या चीज़ मुतासर होगी, हम लो हो जाएंगे, हम वी विल नॉट बी, जिसको आप कह सकते हैं ना कि जब हमारी सेल्फ, जब भी हमने बताया आपको कि सेल्फ एस्टीम अच्छी नहीं होगी तो हमारा जो हमारी जो सक्सेस रिलेट कर रही हैं बहुत सारी हमारे साथ, वो भी उसका भी रेट डाउन हो जाएगा. एंड पीपल हु आर having a good self-esteem, they are also good in presenting themselves, and they are also good in having a
better self concept about themselves, and then as a what you say, as a result, as an outcome, they are more successful than the people who are not having these things. So पहले तो हम अपने self perception को improve करने की बातें करते हैं. अच्छा, second type of perception is depth perception. Depth perception is the visual ability to perceive the world in 3 dimensions and the distance of an object. Depth perception arises from a variety of depth cues. Monocular cues include size, lines, color, visual angles and object placement. जैसे कि आप ये फिगर में देखें. The best example of this phenomena is the painting on canvas. देखें आपने इसमें डेप्थ 3 डायमेंशनल उसमें ये पेंटिंग बनी हुई है, तो आप ये देखेंगे इसमें डेप्थ हमने कैसे क्रिएट किया, इसको 3 डायमेंशन में कैसे बनाया है. एंड यू कैन, योर आइज कैन सी के जी इसमें डेप्थ है. कैसे? क्योंकि इसको कलर्स की मदद से, आपने साइज की मदद से और एंगल्स की मदद से जो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है उसकी मदद से आपने इसको जो लुक्स दी हैं वो 3 डायमेंशनल है, जो कि बेसिकली आपकी डेप्थ परसेप्शन. आप इसको, इट्स ऑन अ प्लेन 1 डायमेंशन पेपर, इट हैज बीन ड्रॉन ऑन 1 side paper, but it looks like a 3-dimensional figure because there are important elements used for making it in 3 dimension. That is the size, the colors, the angles which are given, the object placement. So it looks like a 3-dimensional figure, but actually it is on the plain 1-dimensional paper पे बनाई हुई ये एक figure है. Focusing foreground, आपके बैकग्राउंड में कुछ चीजें हैं जो कि पीछे कुछ आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ है, लेकिन आप किसको फोकस कर रहे हैं? पहले वाले पे आप जस्ट जो है वो एक देगची और चम्मच पे फोकस कर रहे हैं. ये फोकसिंग बैकग्राउंड की एक एग्जांपल है. सिमिलरली आप जो है जिस चीज को फोकस किया गया है सेकंड पिक्चर में, आप उसको सिर्फ फोकस कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द सब कुछ ब्लर हो चुका है आपके. डेप्थ थ्रू साइज, डेप्थ थ्रू साइज में आप ये देख रहे हैं कि उसके साइज के जरिए हमने उसमें डेप्थ क्रिएट की हुई है, और वो आप जो है उसमें डेप्थ देख सकते हैं कि साइज की वजह से आपको वो उसकी डायमेंशन डिफरेंट नजर आ रही है. डेप्थ थ्रू डिस्टेंस है तो ये एक ही पेपर पे दोनों ड्राइंग्स, बट आप कह सकते हैं कि जो एक फिगर है खातून की फिगर वो आगे है, और जो एक और फिगर नजर आ रही है जो कि प्रॉब्ली मेल की फिगर हो सकती है वो पीछे है. डेप्थ थ्रू पर्सपेक्टिव, अब ये पर्सपेक्टिव के जरिए आपकी डेप्थ है कि आप परसीव ये कर रहे हैं. ये देखें कि ऊपर से एक ट्रैक जा रहा है जो कि बीच में हमारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है ऑल्दो, लेकिन हमारी जो ब्रेन है उसने चूंकि ग्रुपिंग, नियरेस्ट, क्लोजिंग, ऑल द प्रिंसिपल्स को उसने फॉलो करना है, तो यू कैन से कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट इस तरह करेगा, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन करने में ही उसका बैलेंस फील होता है. तो इट्स लाइक आपका पर्सपेक्टिव ये कि बड़ी डेप्थ है इसके अंदर, यानी ये बहुत नीचे तक जा रहा है ये ट्रैक और एकदम से फिर ये ऊपर उठ रहा है, जबकि वो जो नीचे जाने वाला ट्रैक है वो हमें नजर नहीं आ रहा, बट हमने उस डिस्टेंस को देखा जो हमारे सामने है और जो हमें ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, उस डिस्टेंस की वजह से हम एक राय पे पहुंच गए. डेप्थ थ्रू ओवरलैपिंग द ऑब्जेक्ट्स, अब ऑब्जेक्ट्स को ओवरलैप करने दिखाया गया है, लेकिन किस चीज से दिखाया गया है ये ओवरलैपिंग? ये ओवरलैपिंग दिखाई गई है कलर्स के जरिए. ठीक है, कोई एक्चुअली वो ओवरलैप नहीं कर रहे, लेकिन ये आपकी ड्राइंग है जो कलर्स के जरिए उसको ओवरलैप करके दिखा रहा है. नाउ द थर्ड काइंड ऑफ परसेप्शन इज द मूवमेंट परसेप्शन. ये देखें, आपकी जो मूवमेंट परसेप्शन है, इट इज बेसिकली जो है आपको ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट में नजर आ रहे हैं, मूविंग नजर आ रहे हैं. इट इज द पाथ दैट द व्यूअर्स आई फॉलोज इन द ड्राइंग और a painting. Such movement can be directed along lines, edges, shape and color within the artwork. The eye moves in response to the unconscious process of movement through the axis. The eye will move in the form of a spiral. In the first figure you can see the eye will move either from left to right or right to left as the curve line is followed. So you can see that आप देखें इसको कि राइट और लेफ्ट में आप मूव कर रहे हैं आपको, तो आपको लगेगा
कि आपकी आंख उस कर्व को देख रही है जो कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट है, और उसी को वो फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। इसके पैटर्न को हम इसी तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपकी एक मूवमेंट परसेप्शन की एग्जांपल हो गई। आप लोगों के फेसबुक के ऊपर और कहाँ वो फिगर्स आ जाती है ना कि इस फिगर को थोड़ी देर को देखते रहें तो वो आपको मूव करती हुई लगती है, तो दैट इज एक्चुअली मूवमेंट परसेप्शन। A term person perception refers to the mental process that we use to form impressions of other people. This includes not just how we form these impressions, but the different conclusions we make about other people based upon our impressions. ये तो बड़ा important है और बड़ा interesting भी. Consider how often you make these kind of judgments every day. When you meet with a new coworker, you immediately begin to develop an initial impression of this person. So a little different but still the same. See the figure and just try to understand it. So person perception क्या होती है? One of the mental shortcuts that we use in person perception is known as social categorization. In the social categorization process, we mentally categorize people into different groups based on common characteristics. Sometimes this process occurs consciously, but for the most part social categorization happens automatically and unconsciously. Some of the most common grouping people use include age, gender, occupation and race. ठीक है? Watch description of a person perception. आप एक मूवी देखें जिसमें आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा. Why is perception important इस मूवी में? ठीक है? Just watch it. Through perception, we determine our reality. What's more, our perception is capable of changing throughout our life, and thus our reality with it. How we perceive the world is unique to each individual. Where one person sees a pile of junk, another may see a pile of treasure, and wonder how anyone could throw it away. Equally, where one person sees empty space, another may see proof of a divine existence. Where one person may see aggression, another may see fear. Perception is at work every moment of every day of our lives. It is a constantly fluid, ever-changing force. Through perception we determine friends, enemies, and love interests. Take for example, a person you have only just met. Through perception you determine how physically attractive they are. However, as you talk with the person, your perception of them changes. As your perception changes, so might you find them more or less attractive. Our perceptions are influenced by a multitude of stimuli. These of course range from environmental, to the emotional, to the physical. तो आप लोगों ने देखी कि किस तरह से जो है परसेप्शन जो है वो दैट इज इम्पॉर्टेंट. पर्सन परसेप्शन इज इम्पॉर्टेंट. What is the difference between self-perception and person perception? Let's see. जैसे कि आपने देखा अभी कि perceiving self में हमारे पास thoughts मौजूद थी और उसकी बेस पे हमारी self esteem, self concept define हो रहा था, self presentation. Perceiving other में हमारे पास उनके actions होते हैं, यानी कि हमारा action उनकी किसी thought की बेस पे define हुआ था self perception में, और other perception में हमने एक्शन की बेस पे अपनी थॉट्स जो हैं वो सेव कर ली थी. तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड्स ऑफ परसेप्शंस. ऑब्जेक्ट परसेप्शन. नाउ ऑब्जेक्ट परसेप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल डेवलप अ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे सी. अब आपके सामने इस वक्त जो फिगर आई है, हाउ यू विल परसीव इट. इट इज़ अ रिवर्सिबल फिगर. कभी कभी आपको ये जो है वो दो इंसान नजर आएंगे जो कि आपस में बात कर रहे हैं या एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और अचानक ही आपको कोई वो जो शतरंज का मोहरा है वो लगेगा या कोई गुलदान लगने लगेगा, कुछ इस तरह की शेप लगने लगेगी. बट ये रिवर्सिबल परसेप्शन है और ये ऑब्जेक्ट की परसेप्शन होती है जब हम इसको परसीव कर रहे होते हैं. परसेप्शन में कॉज ऑप्टिकल इल्यूजन. अब इस तरह की जो परसेप्शन है वो एक इल्यूजन आपको क्रिएट कर रही है, यानी कि एक फॉल्स जिसको कहते हैं कि फॉल्स परसेप्शन आपको क्रिएट कर रही है. एक्चुअली कभी कभी वो नहीं भी है, और उसको हम इल्यूजन कहते हैं. इल्यूजन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी. दीज आर सम ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इल्यूजन्स, और हम इसको
अपनी रोज़मर्रा लाइफ में इस तरह ये वाली फिगर्स देखते रहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नाउ हमने आज के लेक्चर में परसेप्शन लर्न किया। परसेप्शन इज़ एक्चुअली गिविंग मीनिंग टू your sensations, and how these meanings are given, these meanings are given by the brain। और उस पूरे प्रोसेस से जो हमने बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में पढ़ा, उस पूरे प्रोसेस से गुजर के सिग्नल आपके ब्रेन तक जाता है और ब्रेन उसका कोई मीनिंग देता है। और हर परसेप्शन जो है दैट डिपेंड्स ऑन सम एनवायरमेंटल फैक्टर, सम एक्सपीरियंसेस। आपका परसेप्शन, मेरा परसेप्शन किसी चीज़ के बारे में डिफरेंट हो सकता है। और वो डिफरेंट क्यों हो सकता है? जस्ट रिगार्डिंग आप, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी क्लासरूम की, कि मेरी रियलिटी कुछ और है, आपकी रियलिटी कुछ और है, तो हम दोनों का परसेप्शन डिफरेंट होगा। मैं यहाँ पर एज अ टीचर बैठ के आपको लेक्चर दे रही हूँ और आप एज अ स्टूडेंट बैठ के सुन रहे हैं। मेरी रियलिटी ये है कि मैं टीच कर रही हूँ, आपकी रियलिटी ये है कि आप लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो योर लिसनिंग बिहेवियर इज just perceiving, you are anybody else is perceiving that you are listening, and anybody else outside is that I am teaching, कि उसका वो ये perceive कर रहा है। एक तीसरा बंदे का जो perception का वो है, जो perceive कर रहा है, जो उसकी reality है, वो different होगी। So today we learned about illusions। Illusions are the फॉल्स परसेप्शंस जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बट वो क्रिएट कर रहा है हमारा ब्रेन फॉल्स परसेप्शन को। फॉर एग्जांपल हमने कुछ लेटेस्ट आपको दिखाएंगे किस किस तरह से कौन कौन सी फिगर एक्चुअली हमें अचानक एक फिगर दूसरी फिगर में रिवर्स हो जाती है। कुछ हमने आपको एग्जांपल्स दी रिवर्सिबल फिगर्स की, आपको हमने टाइप्स बताई परसेप्शन की, और इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।